नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में EMRS की जो परीक्षा होनी है, उसके पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लगा हुआ है, जिससे परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 4। वीडियो में कुल लगभग 119 प्रश्नों को रखा गया है। समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए विकल्पों को हम पढ़ नहीं रहे हैं। आप विकल्प को देख करके अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। उसके बाद आपका जो स्कोर हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न, किस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास तथा माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ था? संस्कृत के जो विद्वान आए हैं, वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास, माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में। अगला प्रश्न है, विद्यापति कृति कीर्तलता किस भाषा की रचना है? विद्यापति कृति कीर्तलता किस भाषा की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवहट भाषा की रचना है कीर्तलता। वहीं विद्यापति की पदावली जो है यह मैथिल में लिखी गई है। पदावली के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न में पूछा गया है कीर्तलता किस भाषा की रचना है, तो अवहट की है। अगला प्रश्न, अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक किस भाषा की रचना है? संदेश राशक किस भाषा की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक जो है अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है? अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। अष्टचाप का जहाज कहा जाता है सूरदास को। अगला प्रश्न, अवधी भाषा की पद्मावत किसकी रचना है? अवधी भाषा की पद्मावत किसकी रचना है? आसान प्रश्न है। पद्मावत जो है ये जायसी की रचना है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में रचित गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? खड़ी बोली में रचित गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ये जटमल की रचना है। अगला प्रश्न, आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल है। आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सभी शामिल हैं। विद्यापति, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ, यह तीनों जो है आदिकाल के कवियों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन अष्टचाप नाम से प्रसिद्ध कवियों में निम्न में से कौन शामिल थे? अष्टचाप के कवियों में कौन शामिल थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। अष्टचाप के कवियों में शामिल थे सूरदास। अगला है, चकमक किस भाषा का शब्द है? चकमक किस भाषा का शब्द है? भाषा और शब्द से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तुर्की, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी। तो चकमक जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है। चकमक तुर्की भाषा का शब्द है। अगला है, किस लेखक द्वारा सन 1804 में लिखा गया प्रेम सागर नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ बना? प्रेम सागर 1804 में लिखा गया, यह आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ बना। ये इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल। प्रेम सागर जो है यह लल्लू लाल की रचना है।
अगला है, निम्न में से कौन छायावाद के शीर्ष रचनाकार है? निम्न में से कौन से छायावाद के शीर्ष रचनाकार हैं? तो विकल्प में तीनों, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वहीं महादेवी वर्मा भी, जो छायावाद के चारों स्तंभ हैं, महादेवी वर्मा का भी नाम आता है। अगला है, कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाती। कौरवी बोली को मेवाती के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्न में से किससे ब्रजभाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? निम्न में से किससे ब्रजभाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? ब्रजभाषा की जो उत्पत्ति मानी जाती है वह शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला है, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर आदि जिलों में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी। ये जितने भी ज़िले हैं, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर, इन सभी जिलों में अवधी भाषा बोली जाती है। अगला है, बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली। बाबा नागार्जुन, इन्हें यात्री उपनाम से भी जाना जाता है और यह मैथिली भाषा के लेखक थे। अगला है, भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा उपनामों से कौन भोजपुरी के लेखक मशहूर थे? भोजपुरी का शेक्सपियर भी उन्हें कहा जाता था और अनगढ़ हीरा के उपनाम से जाने जाते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा के उपनाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई? राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई तो अनुच्छेद 343। अनुच्छेद से संबंधित 343 से लेकर 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों में हिंदी से संबंधित जितना वर्णन किया गया है वह सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 343 से लेकर 351 तक। अगला है, अनुच्छेद 351 का निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किस संदर्भ में किया गया? तो इसका सही उत्तर है हिंदी के विकास के लिए। अनुच्छेद 351 का निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किया गया, हिंदी के विकास के लिए। प्रश्न में पूछा जाएगा अनुच्छेद 351 का निर्माण किसके लिए किया गया? तो हिंदी के विकास के लिए किया गया। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो यह 343 में कहा गया। अगला है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? प्रशासनिक परीक्षा भर्ती 2015 में पूछा गया है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 52। अगला है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर और 52 वर्ण। अगला है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 1। अगला है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? सही उत्तर विकल्प डी 1। अगला है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी भाषा की डैश उत्तराधिकारिणी है, खाली स्थान पे क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। अगला है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला
14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को किस रूप में मान्यता मिली है? तो सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली है। अगला है, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा वह उस क्षेत्र की मातृभाषा कहलाती है। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह उस क्षेत्र की मातृभाषा कहलाती है। अगला है, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान है। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान है, तो इसका स्थान है तीसरा। अगला है, विभाषा को क्या कहा जाता है? विभाषा को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा विभाषा को उपभाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी बोली संबंध है। छत्तीसगढ़ी बोली संबंध है, तो इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंदी से। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों बोली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अगला है, मैथिली भाषा का केंद्र है। मैथिली भाषा का केंद्र है, तो इसका सही उत्तर है तिरहुत। मैथिली भाषा का जो केंद्र है वह है तिरहुत। अगला प्रश्न है, ददर भाषा का दूसरा नाम है। ददर भाषा का दूसरा नाम है 35, प्रश्न संख्या 35, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैसाची। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ददर भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो पैसाची। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का जो क्रम है क्या है? तो इसका सही उत्तर है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ये जो है पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और इस समय कुल 22 भाषाएं हैं। अगला है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी इलाके में इसमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? पहाड़ी इलाके में इसमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाली और कुमायूनी। गढ़वाली और कुमायूनी ये पहाड़ी इलाके में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, एक ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी से भारोपीय लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी से भारोपीय लिपि की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी जो है यह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, जो विकल्प में नहीं है। ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति देवनागरी लिपि से मानी जाती है और यह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है। सही उत्तर हो जाएगा चीनी, अंग्रेजी और हिंदी, यह विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला है, रानी केतकी की कहानी में प्रयोग हुई भाषा को कहा गया है। रानी केतकी की कहानी में प्रयोग हुई भाषा को कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी जो है इंसाअल्लाह खान की है और इसमें जो भाषा प्रयोग हुई है वह खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं? अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी तथा बघेली आते हैं, साथ में छत्तीसगढ़ी भी आती है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है तो हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति ईरान से हुई थी। हिंदी शब्द ये फारसी भाषा का शब्द है। अगला है जिस विद्या द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है वह है, तो उसे कहते हैं व्याकरण। भाषा के शब्दों, रूपों और प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है तो वह है व्याकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो बोली बोली जाती है वह विकल्प में नहीं है। ठीक है, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, यह सब बोली जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका विकास आखिरी में हुआ है? निम्नलिखित में से किसका विकास आखिरी में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश का विकास सबसे अंत में हुआ है। सबसे पहले अगर भाषा क्रम की बात की जाए तो पाली है, संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। अगला है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। इसका सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ब्रज बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगला है आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है। आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है तो इसका सही उत्तर है लय और प्रवाह। आधुनिक कविता में जो महत्वपूर्ण है लय और प्रवाह। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। अगला प्रश्न है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है तो व्याकरण। अगला प्रश्न है मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवानी हिंद। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो जवानी हिंद। अगला प्रश्न है खालिक वारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खालिक बारी अमीर खुसरो की है। अगला है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, विकल्प ए। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? सही उत्तर है अवहट्ठ।
अगला है शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? सही उत्तर राजस्थानी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? सही उत्तर है संक्रांति काल। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय जो कहा जाता है वह संक्रांति काल। अगला प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा मुंज को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं सरापात को मानने वाले हैं राहुल संकृतायन। स्वयंभू जो है, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा मानते हैं और पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर मानते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो वह पैसाची से हुआ है। ब्राचड़ से जो है सिंधी का हुआ है। मागधी का बिहारी से। अगला है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मागधी। अगला है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? सही उत्तर है पूर्वी हिंदी का। अगला है, शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। यह तीनों जो है शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। अगला है, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है तो सिंधी जो है यह ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। अगला, अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधी का उद्भव जो है यह अर्धमागधी से हुआ है। अगला प्रश्न, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारत मित्र को कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र कहा जाता है, भारत मित्र। अगला है, नागरिक पिछाड़ी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? नागरिक पिछाड़ी सभा का जो स्थापना वर्ष है वह 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नागरिक पिछाड़ी सभा के संस्थापकों में थे? नागरिक पिछाड़ी सभा के संस्थापकों में थे? तो इसका सही उत्तर है शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। अगला है, काशी नागरिक पिछाड़ी के संस्थापकों में कौन नहीं थे? कौन नहीं थे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, बाकी श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र यह तीनों थे। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? यूजीसी नेट 2014 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1800 ईस्वी। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो सही उत्तर कलकत्ता में हुई 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो जो वर्ष था वह 1903 था। 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। अगला है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो सही उत्तर है गोपाल स्वामी अयंगर। इन्होंने संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? सही उत्तर
14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली। अगला है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी? किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी? तो सही उत्तर 343, अनुच्छेद 343 में यह कहा गया। अगला है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर है ब्रज को नहीं शामिल किया गया, बाकी डोंगरी, मैथिली, असमिया, संथाली। अगला है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? सही उत्तर 5। अगला है, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? बिहारी जो है ये पूर्वी हिंदी की नहीं है। अगला है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसका सही उत्तर है अवधी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है 5। अगला है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? बोली और भाषा से संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोली है, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रश्न में पूछा गया है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये तीनों आती हैं। अगला है, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिर बाटी का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है उत्तरी राजस्थानी से। प्रश्न संख्या 92 है, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है पदावली के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है। अगला प्रश्न, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है, तो सही उत्तर है ढूढ़ाड़ी। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है ढूढ़ाड़ी। अगला है, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और ऋतकालीन साहित्य का सृजन हुआ? निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और ऋतकालीन साहित्य का सृजन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा में। प्रश्न संख्या 95, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? कवितावली किस भाषा की रचना है? तो कवितावली जो है ये ब्रज भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? विकल्प में जितने भी विकल्प हैं उनमें से बताना है खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है, मेरठ।
अगला है, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया, पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। खड़ी बोली के लिए उन्होंने जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? तो सही उत्तर है बनारस। अगला है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो सही उत्तर है शौरसेनी अपभ्रंश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो सही उत्तर है कन्नड़। कन्नड़ जो है यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से कौन सी है? तो सही उत्तर है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा की किस अपभ्रंश से विकसित हुई? पूछा गया प्रश्न है। तो शौरसेनी से ब्रजभाषा जो है विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो सही उत्तर है प्रेम सागर, लल्लूलाल की रचना है। प्रश्न संख्या 105, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा कौरवी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह तीनों जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्री अपभ्रंश। माफ़ कीजिए, मैथिली का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश के या बिहारी के अंतर्गत आता है। बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, तुलसी कृति विनय पत्रिका की भाषा है। तुलसी कृति विनय पत्रिका की भाषा है। तो सही उत्तर है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? सही उत्तर ब्राह्मी से। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि से। अगला है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिमन्यु अनंत को मॉरीशस का प्रेमचंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल था। सही उत्तर भोपाल, भारत। अगला है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये अभिमन्यु अनंत की रचना है लाल पसीना। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी का संबंध जो है यह बिहारी हिंदी से नहीं है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। यह भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, दोहा या दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? दोहा या दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह अपभ्रंश के छंद है। दोहा या दोहा जो है यह अपभ्रंश भाषा के छंद हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुल 119 प्रश्नों को रखा गया है, जो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्न थे। भाषा और बोली से संबंधित प्रश्नों को रखा गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सभी परीक्षाओं में लगभग भाषा और बोली से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, प्रश्न अच्छे लगे हों, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।